नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान की रिवीजन क्लास में कुछ लघुत्तरीय तथा कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ का पूरा कोर्स पढ़ाया जा चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से मेरे वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तलछटीकरण प्रक्रिया को समझाइए। तलछटीकरण प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, तलछटीकरण प्रक्रिया से आशय द्रव्य में अबिलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है? तलछटीकरण कहा जाता है। पुनः एक बार देख लीजिए, तलछटीकरण प्रक्रिया से आशय द्रव्य में अबिलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है? तलछटीकरण कहलाता है। फिर देखिए, तलछटीकरण प्रक्रिया का उदाहरण निम्न प्रकार है। देखिए, इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। रेत मिले पानी को एक बीकर में लेकर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है। यानी कि अगर पानी में रेत होगा तो रेत क्या होता है? नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को छड़ के सहारे धीरे धीरे बिना हिलाए निथारते हुए दूसरे बीकर में डाला, साफ पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और रेत पहले बीकर में ही रह जाता है। इस प्रकार से पानी से जो है रेत को अलग कर लिया जाता है और यही क्या होता है? इसी को कहते हैं तलछटीकरण। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर 1 है अनावश्यक अवयवों को पृथक करने में, दूसरा है लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में, तीसरा है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में और चौथा है मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में। फिर देखिए, इन निम्न कारणों से हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। यानी कि इन कारणों से हमें क्या होती है? पृथक्करण की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंगुर तथा धातवर्ध्य पदार्थ किन्हें कहते हैं? भंगुर तथा धातवर्ध्य पदार्थ किन्हें कहते हैं? ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, यदि विभिन्न पदार्थों को हथौड़े से पीटा जाए तो कुछ पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और अम्ल में पूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को भंगुर कहते हैं। जैसे कोयला, गंधक, कांच ऐसे ही पदार्थ हैं। यानी ये क्या हैं? ये भंगुर पदार्थ के उदाहरण हैं। आगे देखिए, कुछ पदार्थ हथौड़े से पीटने पर पतली चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है कि हथौड़े से पीटने पर पतली चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को धातुवर्ध पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में तार भी खींचे जा सकते हैं, अतः ये पदार्थ तन्य भी होते हैं। अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो धातुवर्ध और तन्य होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। इन पदार्थों के बर्तन व तार बनाए जाते हैं। सोना, चांदी और एल्युमिनियम के बहुत पतले वर्क भी बनाए जाते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है 2015 में पूछा गया है, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, जब द्रव में चीनी घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण जो है
क्या होता है, समा जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। जब द्रव में चीनी घोलते हैं तब क्या होता है, द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समा जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है, यानी कि द्रव उतना ही रहता है। अतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, तभी जो है चीनी के कण क्या होते हैं, द्रव के जो है अंदर समा जाते हैं, और जो द्रव होता है उसका आयतन भी नहीं बढ़ता है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर देखिए कुछ अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहला अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है, ठोस द्रव तथा गैस में अंतर ज्ञात कीजिए। ठोस द्रव तथा गैस में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, फिर भी आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ठोस द्रव और गैस की एक सारणी बनी हुई है और उसमें फिर अंतर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला अंतर है ठोस में कि ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और उसके बाद फिर द्रव में देखिए क्या होता है कि द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। फिर गैस में क्या होता है कि गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये तीनों में अंतर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा अंतर देखते हैं, ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। फिर द्रव में देखते हैं कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। यानी कि अगर द्रव के ग्लास में भरा गया तो ग्लास के आकार का द्रव हो जाएगा, और अगर किसी कटोरी में रखा गया तो कटोरी के आकार का हो जाएगा, और लोटे में रखा गया तो लोटे का आकार का हो जाएगा। यानी कि द्रव पदार्थों की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। फिर आगे गैस में देखते हैं। तो देखिए गैस पदार्थों की आकृति भी निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सेम पोजीशन गैस की भी होती है कि गैसों की भी जो है आकृति निश्चित नहीं होती है, गैस जिस बर्तन में भरी जाती है उसी का जो है आकार ग्रहण कर लेती है। यानी कि कमरे में अगर गैस छोड़ दी जाए तो पूरे कमरे में जो है गैस ही गैस हो जाएगी, यानी कि पूरे कमरे में वो पूरे कमरे का जो है आकार ग्रहण कर लेगी। और अगर किसी वस्तु में भरा गया तो उस पूरी वस्तु में जो है गैस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जिस भी बर्तन में गैस भरी जाएगी उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों की विलयता से आप क्या समझते हैं। पदार्थों की विलयता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात वह पानी में घुल जाते हैं, हम कह सकते हैं कि पानी में विलय हो जाते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये पदार्थों की विलयता हो जाती है, यानी कि जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं अर्थात वह पानी में घुल जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पानी में विलय हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को पानी में घुलने को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फटकने से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं, उदाहरण देकर बताइए। फटकने से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, फटकने से केवल हल्के अवयव ही अलग होते हैं। फटकने से केवल हल्के अवयव ही अलग होते हैं, यानी कि किसी अनाज में अगर कोई हल्की चीज़ मिली हुई है, जैसे अनाज की भूसी होती है या कोई और हल्की चीज़ मिली हुई है, तो क्या होता है कि उसको जो है अनाज को जो है
फटकने से सिर्फ वही जो हल्के अवयव होते हैं वही जो है उससे अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, जिस प्रकार सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा गेहूं से अलग हो जाता है। यानी कि गेहूं को अगर सूप में जो है फटका जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निथारने यानी कि तलछटीकरण से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं। निथारने से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि हल्के एवं भारी दोनों प्रकार के अवयव अलग हो जाते हैं। तो देखिए तलछटीकरण से क्या होता है कि जो मतलब हल्के पदार्थ होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और जो भारी पदार्थ होते हैं वो भी, यानी कि जो हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर जो है तैरने लगते हैं तो उससे अलग किया जा सकता है, और जो भारी होते हैं वो पानी में नीचे तली में बैठ जाते हैं, बर्तन की तली में जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से उसको भी जो है अलग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारण विधि से अशुद्धियाँ किस प्रकार अलग करते हैं। भारण विधि से अशुद्धियाँ किस प्रकार अलग करते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पानी में न बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि द्वारा निम्न प्रकार से अलग की जाती हैं। पानी में न बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि द्वारा निम्न प्रकार से अलग की जाती हैं। देखिए विधि दी हुई है कि एक बीकर में तालाब या नदी का गंदा मटमैला पानी लिया, बीकर के पानी में एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा धागे से बांधकर लटकाया, मिट्टी के कण भारी होकर शीघ्रता से बीकर की तली में बैठ जाते हैं, स्वच्छ पानी को निथार कर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारण विधि द्वारा जो है पानी की जो अशुद्धियां हैं उनको जो है अलग किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। यानी कि मान लीजिए कोई बालू है और बालू में जो है लोहे का बुरादा मिला हुआ है, तो अगर हमको बालू से लोहे के बुरादे को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, चुंबक से जो है वो जो लोहा है उसको जो है अलग किया जा सकता है। यानी कि जैसे ही उसके समीप रेत के यानी कि बालू के समीप चुंबक को ले जाएंगे वैसे ही तुरंत जितने लोहे के कण हैं वो क्या होंगे, एक एक करके सब जो है उसमें चुंबक में चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से बालू से जो है लोहा अलग किया जा सकता है चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रण से आप क्या समझते हैं। अपकेंद्रण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यह पृथक्करण की एक विधि है। इस विधि में द्रव निलंबित कणों को अलग किया जा सकता है, जैसे दूध से क्रीम, जैसे दूध से क्रीम। तो देखिए अपकेंद्रण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह पृथक्करण की एक विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि द्रव निलंबित कणों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्या किया जाता है क्रीम अलग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन एवं वाष्पन में क्या अंतर है। आसवन एवं वाष्पन में क्या अंतर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आसवन एवं वाष्पन में अंतर देख लीजिए आप लोग। तो देखिए आसवन विधि द्वारा किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि द्वारा किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है, जबकि किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर है। आसवन विधि द्वारा किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है, जबकि किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं।
ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं। भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भंगुर पदार्थ कौन से होते हैं। तो देखिए वह पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है वह भंगुर पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे कांच और कोयला, जैसे कांच और कोयला क्या है, भंगुर पदार्थ हैं। उसके बाद फिर देखिए अभंगुर पदार्थ कौन से होते हैं। तो देखिए वह पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण विद्यमान नहीं होता है वह अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा और तांबा ये क्या हैं, अभंगुर पदार्थ हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दूध समांगी मिश्रण है। दूध समांगी मिश्रण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के समस्त पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। संसार के समस्त पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संसार के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं भाग, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा क्या है, मिश्रण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण के गुणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मिश्रण के गुणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मिश्रण के गुणों को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, मिश्रण के गुणों को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस क्या है। गैस क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गैस वह है जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। गैस क्या है, गैस वह है जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। क्योंकि गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व तथा यौगिक किन्हें कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। फिर देखिए आगे है यौगिक। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक में पदार्थों के मूल गुण उपस्थित नहीं रहते हैं और वह पूर्ण रूप से नवीन पदार्थ होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पारदर्शी तथा अपारदर्शी क्या है। तो देखिए वह पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है। जैसे पानी, कांच आदि। देखिए पानी में या कांच में क्या है कि हम उनके आर पार देख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे और उनके इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। देखिए और वह पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे और उनके इस गुण को क्या कहेंगे, अपारदर्शिता कहेंगे। जैसे वायु, वायु के क्या है, हम आर पार नहीं देख सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें क्या कहते हैं, पारभासी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तेल लगा कागज़, बटर पेपर, पॉलीथीन आदि, ये सब क्या हैं, ये हैं देखिए
पारभासी के उदाहरण, तेल लगा कागज़, बटर पेपर, पॉलीथीन, ये क्या है? पारभासी के उदाहरण है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।